नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि थी। अब जाहिर सी बात है कि पिछले 11 साल में जितना नेहरू का जिक्र हुआ है, शायद पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद उतना जिक्र उनका कभी नहीं हुआ था। इकलौती ऐसी सरकार है जो 11 साल से शासन में है, लेकिन नेहरू को ढाल बनाकर अपने हर नाकामी से बचने की कोशिश करती है। नेहरू ने जितना मोदी सरकार को बचाया है, शायद अपनी सरकार को भी इतना नहीं बचाया होगा, क्योंकि मामला कोई भी हो, अल्टीमेटली नेहरू पे आके टिकता है। कल आपने प्रधानमंत्री का कल और आज गुजरात में देखा होगा भाषण। अब इंडस वाटर ट्रीटी और पाकिस्तान के साथ जब भी कॉन्फ्लिक्ट है, इसका ठीकरा भी प्रधानमंत्री नेहरू तक ले आए हैं। और जाहिर सी बात है, हम सोच ही रहे थे कि नेहरू अब तक क्यों नहीं आए हैं इस सारे मामले में। अल्टीमेटली नेहरू को ले आए हैं। कहते हैं कि उस वक्त हिंदुस्तान की वो जो है हितों को अनदेखी करके इंडस वाटर ट्रीटी की गई थी। दरअसल पिछले 11 साल से एक लगातार एक सोची समझी कोशिश की गई कि इस देश में जो नेहरू की लेगेसी है उसको किसी तरह से मिटाया जाए, क्योंकि जब तक नेहरू की लेगेसी नहीं मिटेगी तब तक सावरकर का जिक्र नहीं हो सकता। पटेल कांग्रेस से छीनने की कोशिश की, लगा पटेल के सहारे नेहरू की लेगेसी को मिटाया जा सकता है, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। नेहरू के साथ साथ गांधी की लेगेसी पे भी कुछ लोगों ने हाथ डाले, लेकिन ये जानते हैं कि सब कुछ इस देश से मिट सकता है, गांधी की लेगेसी नहीं मिट सकती, इसलिए उन पे इतना जोर नहीं लगाया जितना नेहरू की लेगेसी को मिटाने की कोशिश की। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इकलौती जो इच्छा, सबसे बड़ी इच्छा है, मतलब इकलौती का सबसे बड़ी इच्छा है कि जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का जो नेहरू के पास खिताब है, मैं उसको तोड़ूं और उससे ज्यादा देश में प्रधानमंत्री के पद पर रहूं। हो सकता है तोड़ भी ले, मैं इस पे कोई वो नहीं करूं, शक व शुबा नहीं करूंगा, लेकिन उस चक्कर में जो नेहरू के कंट्रीब्यूशन को जिस तरह से कमतर करने की कोशिश की, ऑब्जेक्शन उससे है। इन सब कोशिशों में, 11 साल की कोशिशों में, आप बेशक नेहरू के टेन्योर की बराबरी कर सकते हैं, लेकिन नेहरू ने जो इस देश के लिए दिया है उसका नाखून भर बराबर भी ये सरकार हासिल नहीं कर पाई, ये प्रधानमंत्री मोदी हासिल नहीं कर पाए। नेहरू ने इस देश के लिए क्या क्या किया और नेहरू इस देश को क्या दे के गए हैं। आज जो देश है उसी नेहरू पॉलिसीज की वजह से है। एक लंबी फहरिस्त है, सुबह से शाम हो जाए गिनाते हुए, उस पर बात करते हुए कि नेहरू ने इस देश को क्या दिया, लेकिन मैं आज सिर्फ पांच चीजें आप लोगों के सामने रखता हूं कि जिन पांच चीजों का आज भी इस देश को कर्ज चुकाना बाकी है। आज भी नेहरू के उन 5 फैसलों का इस देश की नींव में सबसे बड़ा हाथ है। बाकी छोड़िए, मैं सिर्फ 5 करूंगा। अगर भक्तगण ये देख रहे हैं, अगर मोदी समर्थक ये देख रहे हैं, ये जो 5 चीजें मैं गिना रहा हूं, इन्हीं 5 चीजों के जवाब में बता दीजिए कि मोदी जी ने क्या किया। बाकी छोड़िए, क्योंकि बाकी लिस्ट बहुत लंबी है। 5 चीजों में सबसे पहली चीज मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो जो है उसको हिंदी में कहेंगे आप, क्या कहेंगे? उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना। उत्कृष्ट संस्थान, इंग्लिश में जिसको आप कहेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस। आज भी इस देश में वैज्ञानिक तरक्की की जब बात होती है, किसकी बात होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की। किसने स्थापित किया था? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू का सपना था, वो जानते थे, उनकी ये सोच थी कि आने वाला वक्त विज्ञान का वक्त है। अगर भारत देश को उस गरीबी से, जिस वक्त आजादी के बाद जो देश नेहरू को मिला था, जो हालत थी, उससे अगर बाहर निकलना है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। इसके लिए इसरो जैसे संस्थान की स्थापना उतने साल पहले नेहरू ने कर दी, जो आज मोदी जी चंद्रयान-3 लॉन्च करके जिसका क्रेडिट लेते हैं। दूसरा, बात आती है किसी भी देश के जो कामयाबी है या किसी देश के विकास के 2
जो महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं वो होता है शिक्षा और स्वास्थ्य। जब भारत के शिक्षण संस्थानों की बात आती है तो सबसे ऊपर किसका नाम आता है? आईआईटीज और आईआईएम। आईआईटीज किसने, किसकी सोच से उभरे आईआईटी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, सबसे बड़ा नाम आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स। किसने बनाया? पंडित नेहरू ने। मौजूदा सरकार ने क्या किया? आईआईटीज के नंबर बढ़ाए, एम्स के नंबर बढ़ाए, बस यही किया ना। जो उन्होंने पौधा लगाया था वो पौधा बड़ा हुआ है, आपने उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया। इसके अलावा आपने क्या किया? मुझे ये बता दीजिए कि इन तीन चीजों के मुकाबले इसरो, आईआईटी, आईएम, एम्स, मैं सिर्फ ये तीन चीज गिनता हूं, बाकी इंस्टीट्यूशन बहुत सारे जो नेहरू की सोच से उपजे थे, नेहरू ने स्थापित किए। मैं इन तीन की बात करूं कि इन तीन के मुकाबले में अगर मोदी जी ये कहते हैं कि मेरी लेगेसी नेहरू से बड़ी है, तो इन तीन इंस्टीट्यूशन के मुकाबले आप बताइए आपने कौन से इंस्टीट्यूट ऐसे बनाए जो इनका मुकाबला कर सकते हैं? मुझे मालूम है जवाब शून्य है। नंबर 2, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, जिसकी कामयाबी से ये देश तरक्की किया और जिसकी कामयाबी से मोदी जी कितना जलते थे, इसका एग्जाम्पल उसी से मिलता है कि आते ही उन्होंने सबसे पहले इस पंचवर्षीय योजना को खत्म करके नीति आयोग बनाया। नीति आयोग जिस दिन से बना है, सिर्फ नीति आयोग की प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक के अलावा कोई और खबर सुनने को मिलती है। लेकिन जब योजना आयोग हुआ करता था, पंचवर्षीय योजना बनती थी, तो हर वक्त वो खबरों में रहता था। उनकी कोई ना कोई पंचवर्षीय योजना को लेके कुछ ना कुछ आपको सुनाई देता था, कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलता था। अब नीति आयोग का मुझे तो सिर्फ नाम सुनाई देता है। योजना आयोग का अध्यक्ष बहुत बड़ा पद हुआ करता था उस वक्त। नीति आयोग के अध्यक्ष का आपको शायद नाम भी, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। ये फेडरल सोच का थी नेहरू की। वो जानते थे कि इस गरीब देश को विकास के पथ पर लाना है तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होगा। एक साथ लंबी छलांग हम नहीं लगा सकते। एक साथ लंबी छलांग लगाने के चक्कर में जो थोड़ा बहुत हाथ में है वो भी छूट जाएगा। इसलिए उन्होंने एक सीढ़ी बनाने की कोशिश की कि स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ेंगे, जिसके लिए पंचवर्षीय योजना का उन्होंने एक आइडिया डेवलप किया और उसे लागू किया। यानी 5 साल, 5 साल के छोटे 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 टारगेट लेके हम आगे चलेंगे। उसी टारगेट की वजह से भारत कृषि प्रधान भी बना, कृषि जो अपने अनाज के लिए सेल्फ रिलायंट हुआ, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा, खेल में आगे बढ़ा, स्वास्थ्य में आगे बढ़ा, सब चीजों में बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ा। उसके मुकाबले की मुझे मौजूदा सरकार की एक योजना बता दीजिए कि पंचवर्षीय योजनाओं के मुकाबले में प्रधानमंत्री ने ये योजना लॉन्च की थी। कुछ थी? मेक इन इंडिया याद है आपको? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स कहाँ है? पता है आपका? आपका शहर, आपके आसपास कोई है स्मार्ट सिटी? मुझे तो, मेरे आसपास तो कोई नहीं है। एक थोड़ा बहुत अगर नाम सुनता हूं मैं तो चंडीगढ़ सुनता हूं, इसके अलावा मुझे कोई बहुत बड़े कोई स्मार्ट सिटी तो नहीं दिखे। मेक इन इंडिया का कौन सा प्रोडक्ट इस वक्त दुनिया में धूम मचा रहा है, जरा मुझे गिन के बता दीजिए। इन दो योजनाओं के अलावा कोई और ऐसी योजना बता दीजिए जो पंचवर्षीय योजना के मुकाबले आपको दिख रही हो। नील बट्टे सन्नाटा। अगला नेहरू का कदम, भारत की डेमोक्रेसी की नींव को संस्थागत करना, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक फाउंडेशन। दरअसल नेहरू ने जब इस देश की बागडोर संभाली थी तो सबसे पहले उन्होंने ये तय किया था कि इस देश को सबसे पहले अगर मैं किसी चीज से छुटकारा दिलवाना चाहता हूं वो है माई बाप सरकार से। ब्रिटिश काल में इस देश की जनता ने बहुत माई बाप देख लिया। अब अगर आजादी के बाद भी इस देश की जनता को माई बाप ही करना पड़ जाए तो फिर इस आजादी के कोई मायने नहीं है। इसके लिए उन्होंने
लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उन्हें मजबूत किया, उन्हें स्थापित किया और स्थापित करने के बाद मजबूत किया। सबसे बड़ा उदाहरण है चुनाव आयोग। निर्वाचन आयोग की स्थापना पंडित नेहरू ने की थी। निर्वाचन आयोग है कि इस देश में जो चुनाव होते आए हैं वो इतनी स्मूथली होते हैं। इतना बड़ा देश होने के बावजूद, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद चुनाव आयोग करवाता है और सक्सेसफुली करवाता है। ये अलग बात है कि अब इस टेन्योर में एक तरफा चुनाव होता है और चुनाव में क्या क्या होता है ये अलग ही विषय है, इस पे बहुत लंबा अलग वीडियो बन जाएगा। लेकिन जिस आयोग की कस्में खाई जाती है, जिस आयोग के सहारे सब कुछ लपेटा जाता है, उसकी स्थापना भी तो नेहरू ने ही की थी। अगर आपको नेहरू के इस चुनाव आयोग संस्थान से इतनी दिक्कत थी तो फिर आपने बदला क्यों नहीं, उसकी जगह कोई दूसरा क्यों नहीं बना दिया? जैसे आपने योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना दिया। नहीं थी ना हिम्मत, क्योंकि जानते थे कि ऐसा स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो सकता, इस चीज को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे। चुनाव आयोग आज भी मोदी सरकार के सामने नेहरू की एक परछाई बनकर खड़ा है, जिसका मुंह अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उसे मिटा नहीं पाएंगे। अब जिस मुद्दे की मैं बात कर रहा हूं ना, ये मुद्दा दरअसल आज के वक्त में ये जो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की, पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की जो सोच थी, आज दिख रहा है कि कितनी सही थी। इस सरकार ने उस सोच से अलग हटने की कोशिश की तो उसका खामियाजा पूरी दुनिया देख रही है, भारत को कैसे भुगतना पड़ा। और वो थी पंडित नेहरू की विदेश नीति। पंडित नेहरू ने विदेश नीति में, पंडित नेहरू की सरकार ने साफ तय किया था नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, यानी भारत किसी एक के तरफ नहीं झुकेगा, किसी एक की तरफ अपना झुकाव नहीं दिखाएगा, वो तटस्थ रहेगा, जो सही होगा उधर का दिखेगा। और इतने सालों से भारत ने यही किया। इसीलिए भारत की बुक्कत जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, वो पूरी दुनिया में थी। भारत कुछ कहता था, पूरी दुनिया सुनती थी। भारत को दिक्कत होती थी तो भारत के कहे पर रूस जैसे कई बड़े देश भारत के साथ खड़े होते थे। मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री जब यूएस की संसद में जाते हैं तो खड़े होकर तालियां बजाई जाती है, क्योंकि एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो गए थे जिसके लोकतांत्रिक जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत है और उनकी विदेश नीति और सबको एक साथ एक समान मानने की नीति इतनी जबरदस्त थी कि दुनिया में अपनी छाप छोड़ गई। लेकिन इस सरकार ने आते ही उसी नीति को, जिससे विदेशों में भारत की शान बनी हुई थी, उसे बदलने की कोशिश की। सबसे पहले अपनी नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी को छोड़ा और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका जैसे देश में जाकर किसी के लिए चुनाव प्रचार करता है। आपने दिखाया कि आप अमेरिका के साथ खड़े हो गए। इजराइल को लेकर आपने अपनी पॉलिसी क्लियर कर ली, आप इजराइल के साथ खड़े और कई देशों के साथ। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जब अभी आपका पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो पाकिस्तान नंगा भूखा देश होने के बावजूद दो तीन दोस्त पा लेता है, खड़े होते हैं उसके साथ, लेकिन भारत के साथ कोई खड़ा नहीं होता, क्योंकि आपने अपनी बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फॉरेन पॉलिसी से हटकर कुछ नया करने की कोशिश की। आपने अपनी आत्मा निकालकर सिर्फ शरीर को ले जाने की कोशिश की, जिससे पूरी दुनिया में आपकी फजीहत हो गई, आपका नंबर कम, आपकी वैल्यू कम हो गई, आपकी कीमत घट गई। ये नेहरू की फॉरेन पॉलिसी थी। अब इस पे जरा जवाब दीजिए कि क्या ये पॉलिसी नेहरू की गलत थी या सही थी? सोच के बताइए, जरा जवाब दीजिए भक्तगण अगर देख रहे हैं। पांचवी योजना, पांच बोली थी, चार गिना दी, पांचवी बताता हूं। इंडिया एज वेलफेयर स्टेट, यानी कि कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत को स्थापित करना। नेहरू ये जानते थे, क्योंकि नेहरू
एक अच्छे खानदान, बड़े खानदान से आते थे। बिजनेस सर्कल को वो पहचानते थे, विदेशों में पढ़े थे, ब्रिटिश कल्चर को जानते थे, ब्रिटिश सोच को जानते थे। ब्रिटिश जाते जाते इस देश का जो व्यापारी वर्ग है, औद्योगिक वर्ग है, उसे क्या दे के जा रहे हैं वो समझ रहे थे। इसलिए वो जानते थे कि इस स्टेट को, भारत यानी भारत को वेलफेयर स्टेट बनाना बहुत जरूरी है, वरना पूंजीपति पूंजीपति अगर एक बार हावी हो गए इस देश में, तो फिर वो जो गैप है ना गरीब और अमीर के बीच में, वो इतना बढ़ेगा कि वो पंडित नेहरू यानी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो माई बाप वाली सरकार का पीछा छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। वो माई बाप वाली सरकार रहेगी ही रहेगी। इसलिए उन्होंने इस स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाने की जो है कवायद की और शुरुआत की। वेलफेयर स्टेट में उनका एक ही नारा था कि हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर जात, हर धर्म को बराबर के हक मिले, यानी ट्रू सेक्युलर स्टेट जिसको कहते हैं, जहां सबको बोलने की आजादी हो, सबको अपना धर्म अपनाने की आजादी हो, हर योजना पर सबका बराबर का हक हो। ये वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश की थी। लेकिन आज की डेट में इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। जो राहुल गांधी पिछले कई सालों से बोल रहे हैं कि इस वेलफेयर स्टेट को बदलकर कैपिटल स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चंद उद्योगपतियों के हाथों में इस देश की मैक्सिमम संपदा दी जा रही है। यही चीज तो राहुल गांधी उठा रहे हैं बार बार। यही चीज इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनके परनाना तब समझ गए थे कि आने वाले वक्त में अगर वेलफेयर स्टेट नहीं बनाया गया तो क्या हालत इस देश की होगी। इसीलिए राहुल गांधी अपने नाना के इन परनाना के इन कदमों को पहचाने और इन्हें आगे बढ़ाने की यानी नेहरू की सोच पर आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार। देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है। एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊं। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूं। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करें। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। नमस्कार। अब सवाल फिर वही पूछूंगा कि मैंने सिर्फ 5 गिनाई और फहरिस्त गिनाने लगूंगा तो एक एपिसोड भी कम पड़ेगा, और कि नेहरू ने इस देश को क्या क्या दिया। मैंने सिर्फ 5 गिनाई। इन 5 योजनाओं के मुकाबले में मोदी जी की 5 योजनाएं बता दीजिए मुझे। अगर सही योजनाएं किसी ने बता दी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये 5 योजनाएं मोदी की, नेहरू की इन 5 योजनाओं से बड़ी है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने ही इस चैनल में वीडियो बनाकर अपनी गलती मानूंगा, माफी भी मांगूंगा। लेकिन बताइएगा जरूर है, क्योंकि मुझे मालूम है इस सरकार के पास ऐसी कोई योजनाएं है ही नहीं जो नेहरू की इन 5 योजनाओं का मुकाबला कर सके। इसीलिए तो नेहरू को कहा जाता है कि हिंद का नेहरू बनना आसान नहीं है। इसीलिए नेहरू को आधुनिक भारत का आर्किटेक्ट कहा जाता है। इसीलिए नेहरू की लेगेसी को जितना मिटाने की कोशिश की जाती है, नेहरू की लेगेसी उतनी उभर कर सामने आ रही है। इसलिए पंडित नेहरू पर हर चीज का इल्जाम डालने की बजाय पंडित नेहरू ने जो इस देश के लिए किया है उसका जिक्र कीजिए और पंडित नेहरू का धन्यवाद कीजिए कि आपकी उस अग्रणी सोच का नतीजा है कि आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। प्रदीप चांद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।